हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज जियोग्राफी का एक नया चैप्टर है और आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में और इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। अब वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन वो तमाम पेड़ पौधे, छोटे जब बड़े पेड़ पौधे जो सारे वेजिटेशन में आते हैं, इनको हम वेजिटेशन बोलते हैं। पेड़ पौधे छोटे हों या बड़े हों, ये वेजिटेशन में आते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है, पिक्चर हमारे सामने है, जिस तरह से ये पिक्चर हमें शो कर रही है, बता रही है। नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है जिसमें इंसान का कोई रोल ना हो, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल ना हो। हम देख सकते हैं इस फॉरेस्ट को, इस वेजिटेशन को, ये हमने नहीं लगाया हुआ है, ये ह्यूमन बींग्स ने नहीं लगाया है, ये नेचुरल है। तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन, इसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। और एक और कंसेप्ट है जहां पे कुछ वेजिटेशन हम खुद भी लगाते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता। सब्जियां वगैरह जिस तरह से हम खुद लगाते हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन वो वेजिटेशन जो नेचुरली लगा हुआ है, जो नेचुरली ग्रो हुआ है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। एक और कंसेप्ट है वर्जन वेजिटेशन। अब वर्जन वेजिटेशन क्या है? अब वर्जन का मतलब ही अनटच्ड होता है। वर्जन वेजिटेशन वो वेजिटेशन है, वो पेड़ पौधे हैं जो टच नहीं किए हैं इंसान के द्वारा, जो जिसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, या ह्यूमन बींग्स जिस वेजिटेशन को डिस्टर्ब नहीं करते, जहाँ इंटरफेयर नहीं करते, उसको हम बोलते हैं वर्जन वेजिटेशन। लेकिन ऐसा आज के टाइम में मुमकिन नहीं है। हाँ, वही वर्जन वेजिटेशन बचा हुआ है जो इन एक्सेसिबल एरियाज में है, दूर दराज वाले एरिया में है, जहाँ इंसान नहीं जा सकते, वो ही वर्जन वेजिटेशन बचा है। नहीं तो वेजिटेशन इंसान से नहीं बच सकता। मतलब इंसान जो है वो वेजिटेशन यूज करता रहता है, वो घर बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए वेजिटेशन का यूज करता है और बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन वर्जन वेजिटेशन वो ही वेजिटेशन है जो इन एक्सेसिबल एरियाज में है, जो दूर दराज वाले एरिया में है, जहाँ इंसान नहीं पहुँचता, जहाँ इंसान नहीं जाता, उस एरियाज में कहीं अगर कोई वेजिटेशन है और वो टच नहीं किया है इंसान के द्वारा, जहाँ इंसान का उधर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वर्जन वेजिटेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको वेजिटेशन के बारे में बताया, मैंने आपको बताया नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको फिर बताया वर्जन वेजिटेशन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा वाइल्ड लाइफ क्या है। और वाइल्ड लाइफ वो लाइफ जो वाइल्ड होती है, वो लाइफ जो जंगल में रहती है, छोटी जब बड़ी, वो तमाम बर्ड्स, वो तमाम एनिमल्स, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं। और इसमें ये हम इंसान इनको नहीं पालते, इनको हम पेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जिस तरह से हम पैरट को भी पेट करते हैं, जो और भी है, लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स का कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अभी मैं आपको डिटेल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगा। अब ये देखिए, अब इमेजिन कीजिए ये पूरा इंडिया है। इमेजिन क्या करना है, हमारे सामने पिक्चर है, अब जहाँ पे देखिए ये हमारे सामने पूरा इंडिया है। अब हम क्या सोचेंगे कि पूरे इंडिया में एक ही तरह के पेड़ होंगे, एक ही तरह के जानवर रहेंगे, एक ही तरह की हीट होगी, एक ही तरह की बारिश होगी, और एक ही टाइम पे सूरज निकलेगा। जहाँ सूरज निकलेगा तो उसकी क्या कितनी, उसकी गर्मी बराबर पूरे इंडिया में बराबर पड़ेगी। और हमारी क्या सोच है, हम क्या सोचते हैं, ये जो वेजिटेशन है ये पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, केरला तक, क्या ये जो वेजिटेशन है ये सेम रहेगी?
ये जो वाइल्ड लाइफ है ये सेम रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लद्दाख से कन्याकुमारी तक अगर बात करें, बहुत सारे रिलीफ फीचर हैं। अगर हम जमीन की बात करें, अगर हम साइल की बात करें, अगर हम लैंड की बात करें और साइल की बात करें, ये टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, लैंड और साइल। लैंड के अकॉर्डिंग और साइल के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ रहती है और नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करता है। जहाँ मैन मेड वेजिटेशन भी, अब मैन मेड वेजिटेशन कौन सा है? वो वेजिटेशन जो हम खुद लगाते हैं, लेकिन मैन मेड वेजिटेशन का कुछ कंसेप्ट नहीं है इस लेक्चर में, सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि पूरे इंडिया में एक जैसा वाइल्ड लाइफ नहीं होगा और एक जैसा वेजिटेशन नहीं होगा। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न क्या है? रीज़न यही है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप ही बताइए। अब ये जो जिस तरह से जैसे जहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, डेजर्ट पे क्या रहता है? मैक्सिमम डेजर्ट पे कैमल्स रहते हैं, एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कैमल्स के लिए फेवरेट प्लेस कौन सी है? डेजर्ट। अब हम उनको अगर माउंटेन्स पे चढ़ा दें या हिमालयस पे चढ़ा देंगे, क्या वो चल पाएंगे? क्या वो बच पाएंगे? क्या उनके लिए ये अच्छा एनवायरनमेंट है? नहीं, ये उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है अगर वो डेजर्ट में रहेंगे, क्योंकि वो उसी हिसाब से बने हुए हैं। तमाम एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ जो है हर जगह अडेप्टेशन नहीं कर सकती और हर एक एरिया का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो डिफरेंट है। अगर हम इंडिया की भी बात करें और इंडिया में भी क्लाइमेट की बात करें तो डिफ़र करता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बारिश नहीं होती, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे गर्मी नहीं होती। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब कुछ जानवर भी ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके ब्रैक्स कुछ ऐसे हैं जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं या जो ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं और वो उसी एरिया में रहेंगे। अब मैं बात करूं, जिस तरह से डेजर्ट है, डेजर्ट में कैमल ही रहना पसंद करेगा। अब कुछ एनिमल्स और कुछ वाइल्ड लाइफ और कुछ वेजिटेशन जो हिमालयस में उगती है, जहाँ हिमालयस में रहते हैं कुछ जानवर, वो हिमालयस में ही रहेंगे। अगर वो जहाँ नीचे आएंगे तो जहाँ मर जाएंगे वो गर्मी से जहाँ मर जाएंगे, जहाँ नहीं रह पाएंगे, जहाँ वो अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे, वो इस एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्टेशन कर सकते हैं जहाँ पे ही रहते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर कोई एनिमल्स या कोई वेजिटेशन जो गर्मियों में उगती है तो क्या वो ठंड में रहेगी? वो जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में रहेगी? नहीं रहेगी। वो ठंड वाले एरिया में नहीं ग्रो कर सकती, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया के नीचे है, और इंडिया का जे वाला पोर्शन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। और इसका क्या मतलब है? अगर इसके बीच में, इसका ये मतलब है जहाँ सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ेंगी, सन की रेज जहाँ पे डायरेक्ट पड़ेंगी, और ये एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो जाएगा, और लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं, मॉइस्चर वाली हवाएं आती हैं और बारिश करवाती हैं। तो मेरे कहने का मकसद जहाँ पे ये है, जहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर वाला, और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इसके बीच वाला एरिया जहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी होती है, और इसी सनलाइट की वजह से जहाँ पे बारिश भी होगी और ऊपर वाले एरिया में भी होगी लेकिन कम होगी, और जहाँ पे गर्मी भी पड़ेगी, बारिश ही नहीं होगी बल्कि गर्मी भी पड़ेगी। और ऊपर वाला जो एरिया है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट
तो इस एरिया में क्या है, इस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और ये जो हमारा क्लाइमेट है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और क्लाइमेट के हिसाब से ही हमारी वाइल्ड लाइफ और हमारा वेजिटेशन ग्रो करता है। अब कुछ वेजिटेशन ऐसा होता है जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कुछ वेजिटेशन ऐसा होता है जिसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, और वो डेजर्ट वाले एरिया में भी सर्वाइव कर सकता है। एग्जाम्पल है जिस तरह से कैक्टस, और मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा आगे, कैक्टस कैसा होता है जो डेजर्ट वाले एरिया में रहता है। और जो कुदरत, नेचर ने पेड़ पौधों को और एनिमल्स को उसी हिसाब से तैयार किया है, और जो उसी हिसाब से उनकी एडेप्टेशन की है। अगर हम बात करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो जहाँ पे जो पेड़ है उनकी शक्ल ही कुछ इस तरह से बनाई है, अगर बर्फ़ पड़ेगी भी तो वो गिर जाएगी, नीचे फिसल जाएगी, पेड़ों से नीचे फिसल जाएगी। और जो जानवर रहेंगे जहाँ पे उनके जिस्म पे बहुत लंबे लंबे बाल होंगे जो सर्दी से उनको बचाएंगे। एग्जाम्पल्स जिस तरह से शीप्स हैं या गोट हैं, जो और भी बहुत सारी एनिमल्स हैं जो हिमालयस वाले रीजन में रहेंगे, क्योंकि वो अडेप्टेशन कर पाएंगे, वो उसी हिसाब से बने हैं ताकि जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ में अडेप्टेशन कर पाएँ। और पेड़ पौधे भी कुछ इसी तरह से हैं, अगर उनके ऊपर बर्फ़ भी पड़ेगी तो वो बर्फ़ ज़्यादा देर उनके ऊपर नहीं रुकेगी बल्कि नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ये उसी हिसाब से बने हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो है रिलीफ। अब रिलीफ क्या होता है? रिलीफ होता है लैंड और साइल, मतलब लैंड कैसी है और साइल कैसी है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा लैंड क्या होती है और साइल क्या होती है। अभी ये देखिए हमारे सामने पिक्चर है, और इस पिक्चर में आप अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं ये लैंड है, ये पिक्चर्स लैंड की है। लैंड क्या होती है? लैंड जमीन होती है जिस पे हम खड़े होते हैं, जिस पे पेड़ पौधे उगते हैं। इस तमाम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम जमीन बोलते हैं। अगर हम साइल की बात करें तो साइल में हम सिर्फ स्पेशल मिट्टी की बात करते हैं। अब ये देखिए, मिट्टी कोई एक किस्म की नहीं होती, मिट्टी की भी बहुत सारी किस्में हैं, और ये मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेजिटेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए भी। जहाँ पे मिट्टी जैसी होगी वहाँ पे वेजिटेशन भी वैसी होगी, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी वैसी होगी। और लैंड और साइल जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए? वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के लिए। अब ये देखिए, ये लैंड का बहुत ज़्यादा असर होता है और साइल का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, ऊपर से नीचे तक अलग अलग किस्म की साइल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइल इज प्रेजेंट इन अवर इंडिया। So this soil and this land plays an important role for natural vegetation and wildlife. तो अब मैं अभी आपको और बताऊंगा ये लैंड जो है, ये जो साइल है, ये किस तरह से अपना रोल प्ले करती है वेजिटेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। अब ये देखिए, ब्लैक साइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा। अब कहीं पे रेड साइल होती है, कहीं पे अलुवियल साइल होती है, कहीं पे और साइल होती है, बहुत सारी टाइप्स हैं साइल की भी। और लैंड तो लैंड है, लैंड तो तमाम हम जिस पे खड़े होते हैं, चाहे जिस पे पेड़ पौधे हैं, चाहे जिस पे हम मकान बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिस पे इसको हम लैंड बोलते हैं। लेकिन जब हम साइल की बात करते हैं तो उसमें हम मिट्टी की बात करते हैं, किस किस्म की मिट्टी कहाँ पे है। और ये जो मिट्टी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह से हमने सुना है कि कॉटन के लिए ब्लैक साइल फेवरेबल है, जहाँ पे ब्लैक साइल है वहाँ पे कॉटन
अच्छा उगता है। जहाँ पे उलुवियल है वहाँ पे खेतीबाड़ी अच्छी होती है। ये भी हमने सुना है, ये भी हमने समझा है, जी हमने जी बातें देखी, साइल क्या होती है और लैंड क्या होती है। और मैंने आपको बताया जी लैंड और जी साइल जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेजिटेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। और इसके साथ मैंने आपको बताया था पहले, थोड़ा सा पहले, कि क्लाइमेट जो है जी किस तरह से रोल प्ले करता है वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के लिए, कि वेजिटेशन किस तरह से होगी, जो वेजिटेशन किस तरह से होगी, जो वाइल्ड लाइफ किस तरह से रहेंगे। अब क्लाइमेट क्या है, अब देखिए जी क्लाइमेट में क्या आता है। क्लाइमेट, मैंने आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में पिछले लेक्चर्स में बताया था और मैंने आपको बोला था जब हम डे टू डे की बात करते हैं और देखते हैं कि मौसम कैसा है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, डे टू डे जब हम इसके बारे में बात करते हैं, डे टू डे के बारे में, तो हम वेदर की बात करते हैं, इसको हम वेदर की बात करते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से लंबे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं, 10-20 साल 30 साल तक लेते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, कब गर्मी पड़ती है, कब सर्दी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी बारिश होती है, तो हम क्लाइमेट देखते हैं। तो ये छोटा छोटा पैदल मिलके ये क्लाइमेट बनाता है और इससे हम क्या करते हैं, और ये हमें एज ए प्रिकॉशंस एक्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने क्लाइमेट का ही पता नहीं हो, और जहाँ पे सर्दी भी होती है, अगर जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, अगर वो बर्फ़ के दिनों कुछ ऐसा अरेंजमेंट ना करें कि बर्फ़ से बचें, अगर उनको पता ही नहीं होगा कि अब बर्फ़ पड़ेगी, तो वो कुछ ऐसा अरेंज नहीं करेंगे बर्फ़ से बचने के लिए और वैसे ही तबाह हो जाएंगे। इसलिए क्लाइमेट और वेदर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डे टू डे की बात करें तो वो वेदर होता है। अगर हम वेदर को, बहुत सारे वेदर को इकट्ठा जोड़ें और बहुत ज़्यादा टाइम का अगर वेदर इकट्ठा लें, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और फिर हम उसी से डिसाइड करते हैं कि बारिश कब होती है, बरसात कब होती है, गर्मी कब होती है, सर्दी कब होती है। लेकिन क्लाइमेट में और क्या होता है, क्लाइमेट में टेम्परेचर होता है। क्लाइमेट में टेम्परेचर भी होता है कि गर्मी कितनी पड़ती है, गर्मी कितनी कहाँ पे पड़ती है। अब फोटो पीरियड भी होता है। सनलाइट, मैंने आपको बताया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सनलाइट अच्छा खासा पड़ता है और ये भी बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर आप देखो, अगर पेड़ पौधे हैं ना जहाँ पे, तो सनलाइट की वजह से जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। सनलाइट जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है इनके ग्रो होने के लिए। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर फॉरेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होगी और बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होगा, नेचुरल भी, और अगर हम लगाएंगे वो भी, क्योंकि सनलाइट जो है जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है वेजिटेशन के लिए। अब इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन जो है, बारिश, ये भी। और प्रेसिपिटेशन में बारिश ही नहीं आती, प्रेसिपिटेशन में बर्फ भी आती है। और प्रेसिपिटेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है वेजिटेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी खासी होगी। लेकिन जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगी वहाँ पे वेजिटेशन कम होगी। तो ये भी, प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो होने में। उसके बाद हम देखेंगे हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में और हमारे जम्मू कश्मीर में किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पेड़ पौधे, जो वाइल्ड लाइफ जम्मू कश्मीर में है वो ही केरला में नज़र आएगी, वो ही सेंट्रल इंडिया में हमें मिलेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में जहाँ पे ठंड है और जहाँ पे गर्मी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इन एरियाज़ में, ऊपर वाले एरियाज़ में जहाँ पे ठंड है, तो किस तरह से पॉसिबल होगा कि ये वाले एनिमल्स इधर आएँ। अगर गलती से ये इधर आ भी गए तो ये क्या हो जाएगा, उनको ये मर जाएंगे। ये अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे इस माहौल को, इस इन्वायरमेंट को ये अडेप्टेड नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे। अगर जे वाले ऊपर जाएंगे जे ठंड में ही मर जाएंगे, जे बर्फ़ में ही दब जाएंगे, जे इधर ही मर जाएंगे, जे
नहीं रह पाएंगे जहाँ पे। इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो अलग अलग एरियाज में रहती है, और वो इन एरियाज में भी आ सकती है, लेकिन जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी शक्ल ही कुछ ऐसी बनाई है। नेचर ने उनको कुछ इस तरह से ही बनाया है। अगर देखो, जिस तरह से मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था, पेड़ पौधों के वेजिटेशन के बारे में बताया था, हिमालयस में आप देखो पेड़ ही कुछ इस तरह से हैं। अगर बर्फ़ जहाँ पे पड़ेगी भी तो वो नीचे गिर जाएगी, वो पेड़ को टूटने नहीं देगी। अब जहाँ पे जो पेड़ होंगे वो अलग किस्म के होंगे। अगर जहाँ वाला पेड़ अगर मैंने गलती से इधर लगा दिया जम्मू कश्मीर में, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ में एक ही दिन में तबाह हो जाएगा। तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उसी हिसाब से वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को लगाना है। और कुछ तो नेचुरल होती है जिनको हम लगाते नहीं हैं, जो नेचर की वजह से, जो नेचर का गिफ्ट होता है हमारे लिए, लेकिन इंसान क्या करते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा गलत यूज़ करते हैं। और गलत यूज़ ही नहीं करते, उसका अनलिमिटेड यूज़ करते हैं, और इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे वो सारा का सारा रिसोर्सेज, सारी की सारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो खुद ही ख़त्म कर दें और आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचाएं। क्योंकि इंसान, ह्यूमन बींग्स इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स सेल्फिश नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स जो है वो इस तरह से सेल्फिश हैं। वो चाहेंगे कि वेजिटेशन को भी और वाइल्ड लाइफ को भी ख़त्म कर दें। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कानून लाए हैं, कुछ लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कोई ऐसा काम करता है उसके लिए लॉ बना हुआ है और उसको जेल में भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा पेड़ पौधे किस तरह से पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। तो इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं, ये देखो, ये भी पेड़ पौधे हैं, ये नेचुरली ग्रो हुए हैं, ये मैंने या आपने नहीं लगाए हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतने सारे पेड़ पौधों को लगा सकें, ये नेचुरली ग्रो हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे इंडिया में कितनी टाइप्स की वेजिटेशन है और कहाँ कहाँ पे ये वेजिटेशन है। इन तमाम बातों को हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। तो मुझे जाना पड़ेगा इंडिया के मैप पे, और इंडिया का मैप तो बहुत पीछे है। अभी मैं इधर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिकल ये फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा जी। अब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये वाला एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसी एरिया में जो पेड़ पौधे हैं, जो इस एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होंगे, उसी को हम बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन क्या है, हरे भरे, जो सारा सारा साल हरे भरे रहते हों, जिनके पत्ते नहीं झड़ते हों, जो नहीं सूखते हों, और जो एवरग्रीन रहते हों। लेकिन कौन से वाले एरिया में, एरिया तो यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा सा ऊपर है जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक है, और इसके बीच में जहाँ पे फॉरेस्ट एवरग्रीन रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और वो है जिस तरह से अब ये देखिए मैप है हमारे सामने, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैं आपको बताऊंगा मोइस्ट जिस तरह से ये है, ये सेमी एवरग्रीन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एवरग्रीन जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स में ना बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होंगे, इस एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होंगे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट ही होगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ही होगा। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, और मैंने आपको ये चीज बोली, ट्रॉपिकल एरिया में जो फॉरेस्ट एवरग्रीन है उसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और उसकी लोकेशन क्या, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो यही है कि ट्रॉपिकल एरिया में होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसकी लोकेशन है। लेकिन वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है और उसी एरिया में इस तरह की वेजिटेशन होती है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और थोड़ा सा लेक्चर में आगे मैं आपको पिक्चर्स भी बताऊंगा कि इस वाले एरिया में किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं और किस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ज़्यादातर तो नेचुरली होते हैं, लगाने वाले तो लगाते बहुत ही कम हैं, क्योंकि लगाने का सिस्टम कुछ है ही नहीं, सिर्फ लोग ख़त्म ही करना चाहते हैं, लगाने का कोई नाम ही नहीं लेता। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट्स के बारे में। चलो थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा ये बारिश जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है ना, ये पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे रेन मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो उगते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट्स क्या होता है। अब ट्रॉपिकल तो यही है कि जो ट्रॉपिकल एरिया में है। अब डेसिड्यूज क्या है, जिसके पत्ते झड़ जाते हैं। अब पत्ते क्यों झड़ते हैं, देखो कुछ तो मजबूरियां होती हैं, ऐसे ही पत्ते नहीं झड़ते। अब जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे बरसात नहीं होती, जहाँ पे बारिश नहीं होती, तो ये फॉरेस्टर्स क्या होते हैं, ये भी मजबूर होते हैं, ये अपने पत्ते ही उखाड़ देते हैं, पत्ते इनके झड़ जाते हैं, क्योंकि इनको पानी नहीं मिलता। और ये कब होता है, ये समर में, जब ड्राई समर हो, जब समर में धूप पड़ती है और बारिश वगैरह नहीं होती, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये अपने पत्ते जो है, ये अपने पत्ते क्या करते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। और मैं आपको बताऊंगा ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट्स के लिए, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कितनी ज़्यादा बारिश होती है। देखो जहां पे बताया है, अगर जहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर से, मतलब 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हो, जहां पे क्या होता है, डेसिड्यूज फॉरेस्ट्स होते हैं। 70 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर जहां पे बारिश होती है, वहां पे डेसिड्यूज फॉरेस्ट्स होते हैं। और मैंने एवरग्रीन के लिए बोला था मोर देन 200 सेंटीमीटर, और डेसिड्यूज के लिए है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। लेकिन डेसिड्यूज की भी 2 टाइप्स हैं, मैं आपको बताता हूं इसकी 2 टाइप्स। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक तो आ गया मॉइस्ट और दूसरा आ गया ड्राई डेसिड्यूज। डेसिड्यूज को भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, इसको भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को तो हम बोलेंगे मॉइस्ट और दूसरे को बोलेंगे ड्राई डेसिड्यूज। अब मैं आपको बताऊंगा, जिस एरिया में बारिश 200 और 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है, तो उधर कौन सी टाइप होगी, उधर मॉइस्ट डेसिड्यूज होगा। थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं इसको, मैं आपको बताऊंगा। अब डेसिड्यूज में भी हमने पढ़ा है इसकी 2 टाइप्स हैं, और इसकी 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक तो मैंने आपको बोला मॉइस्ट और दूसरा बोला मैंने ड्राई डेसिड्यूज। एक तो हो गया मॉइस्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया ड्राई डेसिड्यूज। डी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। मॉइस्ट में क्या है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि जी इसको हम बोलेंगे कि मॉइस्ट
मॉइस्ट डेसिड्यूस। इसके लिए क्राइटेरिया है, अगर बारिश 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रही है तो इसको 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर अगर जहाँ पे बारिश हो रही है तो इसको हम बोलेंगे मॉइस्ट डेसिड्यूस। मॉइस्ट डेसिड्यूस। और ड्राई डेसिड्यूस क्या है? ड्राई डेसिड्यूस के लिए हम देखेंगे तो ड्राई डेसिड्यूस के लिए कितनी रेन होनी चाहिए, तो कितने सेंटीमीटर रेन हो तो ड्राई डेसिड्यूस होता है। तो ये 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर बारिश हो तो वहां पे ड्राई डेसिड्यूस होता है। 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर रेन हो तो वहां पे ड्राई डेसिड्यूस होता है। मॉइस्ट कहाँ पे होता है? मॉइस्ट जहाँ पे 100 और 200 के बीच में रेन हो वहाँ पे मॉइस्ट होता है। और ड्राई डेसिड्यूस 70 और 100 के बीच में जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे होता है ड्राई डेसिड्यूस। अब मैं आपको बताऊंगा थॉर्न फॉरेस्टस क्या होता है और स्कब्स क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको पिक्चर ही दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा अब ड्राई डेसिड्यूस क्या है, सॉरी थॉर्न फॉरेस्टस क्या होता है। थॉर्न फॉरेस्टस वो फॉरेस्टस होता है जो डेजर्ट वाले एरिया में लगता है, जो डेजर्ट वाले एरिया में उगता है। और इसमें बारिश की 70 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्टस उगते हैं और पैदा होते हैं। थोड़ा सा आगे मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको यही इतना ही याद रखना है, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्टस उगते हैं और ये ग्रो करते हैं। इसके बाद अभी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था एवरग्रीन क्या होता है। तो एवरग्रीन के लिए मैंने क्या बोला था? एवरग्रीन के लिए मैंने बोला था जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, जहाँ पे कितनी बारिश हो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। और मैंने फिर आपको बोला डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स क्या होता है, और फिर मैंने आपको बताया था डेसिड्यूस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो अपने पत्ते गिरा देता है। और मैंने आपको बोला था इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक तो मॉइस्ट है, दूसरा ड्राई डेसिड्यूस है। अगर 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर इतनी रेन हो रही हो वहाँ पे मॉइस्ट होगा। और जहाँ पे ड्राई डेसिड्यूस कहाँ पे होगा? जहाँ 70 और 100 के बीच में रेन पड़ रही होगी। इस सेंटीमीटर के बीच में 70 और 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे रेन पड़ रही होगी वहाँ पे ड्राई डेसिड्यूस होगा। अगर मैं आपको बात बताऊँ राजस्थान वाला एरिया जहाँ पे डेजर्ट होती है और जहाँ पे बारिश जो है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम पड़ती है, और उस वाले एरिया में क्या होता है, उस वाले एरिया में जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पड़ती हो और उस वाले एरिया में थॉर्न फॉरेस्ट्स लगते हैं और स्कब्स उगते हैं। ये पेड़ पौधे, इस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा माउंटेन फॉरेस्ट्स क्या होते हैं। आप देखिए जी, जिस तरह से हिमालय क्या है, हिमालय एज ए माउंटेन, और जो भी माउंटेन्स में पेड़ उगते हुए उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट्स। और इसकी तो मैंने आपको शेप भी बताई थी कि माउंटेन पे किस तरह के पेड़ उगते हैं ताकि वो उनके ऊपर बर्फ ज़्यादा देर नहीं रुक सके, ज़्यादा देर नहीं ठहर सके, ताकि वो टूट ना जाए बर्फ की वजह से। और वो एक इस तरह की शेप मैंने आपको बताई थी, इस तरह की शेप, ताकि अगर बर्फ पड़ेगी भी तो वो नीचे गिर जाएगी। जी माउंटेन फॉरेस्ट्स भी हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या होता है। आप कोस्टल एरियाज पे आप फोकस कीजिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे उगते हैं? जो कोस्टल वाले एरियाज में उगते हैं, जहाँ पे डेल्टास वगैरह बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें जो है वो पानी में इस तरह से निकली हुई होती हैं, हमें सामने दिखती हैं। और जहाँ पे कोस्टल वाले एरिया में क्या होता है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या करते हैं, अब जो भी टाइड्स आती हैं, जो भी पानी में लहरें आती हैं, जो साइक्लोन्स, जो भी पानी में जो भी सिस्टम होता है, ये ज़मीन को बचाता है और पानी की लहरों को अंदर नहीं आने देता है, और अपनी जड़ों के साथ
और अपने घने जंगलों की वजह से ये पानी की लहरों को रोक देता है। घने जंगल तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन इसको इस तरह से ही बनाया गया है, ये इस तरह से ही पेड़ पौधे जहाँ पे उगे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, ताकि ये क्या करें, ये लहरों को अंदर ना आने दे और जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह ना आए। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के बारे में, और एवरग्रीन सॉरी थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। मैंने बोला था एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, और फिर मैंने आपको बोला था एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जहाँ पे 200 से भी ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। फिर मैंने आपको बोला था डेसिड्यूस फॉरेस्ट के बारे में। अब डेसिड्यूस फॉरेस्ट कहाँ पे उगेगा, जहाँ पे बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर से कम हो। और फिर मैंने आपको बोला था इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक तो मॉइस्ट हो गया और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ड्राई डेसिड्यूस है, ड्राई डेसिड्यूस। और मॉइस्ट के लिए क्या कंडीशन है, मॉइस्ट के लिए कंडीशन है 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर रेन हो। और ड्राई डेसिड्यूस के लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर कहीं पे 70 सेंटीमीटर से और 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे बारिश हो रही हो, तो जहाँ पे ड्राई डेसिड्यूस होगा। उसके बाद मैंने आपको बोला थॉर्न के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बोला थॉर्न फॉरेस्ट्स के बारे में, जस्कब्स के बारे में। और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, थॉर्न्स के लिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बताया कि ये डेजर्ट वाले एरिया में फॉरेस्ट उगता है जहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम पड़ती है। अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स में इतना ही बताया, और साथ में माउंटेन फॉरेस्ट भी बताया। मैंने बोला जो हिमालयस माउंटेन्स है जिस तरह से, और माउंटेन में जो फॉरेस्ट्स होता है उसको हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या होता है, जो डेल्टा वाले रीजन में, जिस तरह से सुंदरवन डेल्टा है और वहाँ पे किस तरह की ट्रीज, किस तरह की फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं। और इनकी जड़ें जो है, इनकी रूट्स जो है, जो हमें साफ नज़र आती है और ये बहुत ही ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है ताकि फ्लड्स आने से बचाएं और ज़मीन के अंदर पानी ना आए, और ये समुंदर की तेज़ लहरों को आने से रोकता है और उनका प्रेशर उनका कम करता है, प्रेशर कम करता है। इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान में मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं और जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर हम मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करें तो हमें क्या होता है, हमें मेडिसिनल प्लांट अगर हम यूज़ करें तो हमें फिर अंग्रेजी दवाइयों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने ही देसी दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट्स का कंसेप्ट, मेडिसिनल ये जो प्लांट्स हैं, ये इंडिया में कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम की बात है और बड़े पुराने टाइम से हम मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करते आ रहे हैं। और जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी तो हम इसी को यूज़ करते थे, और आज के टाइम में भी हम मेडिसिनल प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगा मेडिसिनल प्लांट्स को। अब मेडिसिनल प्लांट से पहले मैं आपको बताऊंगा इस तरह के पेड़ हमारे डेजर्ट वाले एरिया में उगते हैं, इस तरह के पेड़ हमारे डेजर्ट वाले एरिया में उगते हैं। ये क्या है, ये कैक्टस है। अब ये देखिए इसके उतने पत्ते वगैरह नहीं होते, पत्ते क्यों होंगे, बारिश ही नहीं होगी जब, तो पत्ते कहाँ से आएंगे। और ये फॉरेस्ट्स हैं जो माउंटेन्स वाले एरियाज में उगते हैं, ये वो फॉरेस्ट्स हैं। अभी ये हैं मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। लेकिन मैं आपको 4-5 के बारे में बताऊंगा, 4-5 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। जिस तरह से ये है सर्पागंधा, ये क्या है, ये सर्पागंधा है। और सर्पागंधा क्या होता है, ये यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर के लिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो उसको ठीक करने के लिए
सर्पगंधा का यूज करते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। ये मेडिसिनल प्लांट, ये तो मैंने थोड़ी सी पिक्चर ली है, लेकिन ये जो प्लांट है ये इंडिया में ही पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जामुन के बारे में। इसको हम जामुन बोलते हैं। और जामुन का क्या रोल है? ये मेडिसिनल प्लांट क्या करता है? ये प्लांट नहीं है, हालांकि ये फ्रूट्स हैं। और ये क्या करता है? इसका जूस जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके जूस से जो भी इंसान को डायरेटिक की प्रॉब्लम होती है, या इंसान को अगर गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो, इस जामुन से वो ठीक होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा अर्जुन के बारे में। अब ये भी एक पेड़ है। ये क्या करता है? ये अगर हमारे कानों में दर्द हो, जो इसकी वजह से हमारे कानों में दर्द जो है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बबूल के बारे में। ये किसका पेड़ है? ये पेड़ है बबूल का। अब बबूल का पेड़ किस काम आता है? तो इसके पत्ते जो है, अगर हमारी आंखों में आई सोर्स हो, हम आई सोर्स के लिए बबूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बबूल का इस्तेमाल, जो बबूल का पेड़ है, बबूल का इसके लीव्स जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? अगर हमारी आई सोर्स हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बबूल का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नीम के बारे में। अब ये जो पत्ते हैं, ये नीम के पत्ते हैं। और नीम के पत्ते क्या हैं? जे इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये भी मेडिसिनल प्लांट है जो कि काफ़ी अच्छा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अभी मैं आपको बताऊंगा तुलसी के बारे में। और तुलसी तो वेल नोन है हमारे जम्मू कश्मीर में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे इंडिया में ही होगी। और इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कचनर के बारे में। और कचनर का पेड़ कुछ इस तरह से ही होता है। और ये अस्थमा के लिए, जो अल्सर के लिए इसका बहुत ज़्यादा जूस होता है। इसका अल्सर के लिए क्या जूस है, और अस्थमा के लिए, अस्थमा और अल्सर्स वगैरह ठीक होते हैं इससे। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया अभी तक? मैंने अभी तक आपको बताया कचनर का पेड़ और इसका क्या जूस है। मैं अभी आपको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बता रहा था। और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताते बताते मैंने आपको ये बताया कैसे कचनर प्लांट्स बताया। और इसका जूस अस्थमा और अल्सर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। अस्थमा क्या होता है? अब जब हमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, जो लोग स्मोक भी करते हैं उनको वैसे भी खांसी होती है। और अस्थमा के लिए ये जो कचनर का पेड़ है, ये जो इसकी लीव्स वगैरह है, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इससे अस्थमा क्योर होता है और अल्सर्स वगैरह क्योर होता है। और मैंने आपको बताया तुलसी के बारे में। और तुलसी का क्या रोल है? तुलसी से कफ और कोल्ड खत्म होते हैं। ये कफ और कोल्ड को, सर्दी जुकाम बुखार को ये क्या करता है? तुलसी भी ठीक करता है। और मैंने आपको क्या बोला? तुलसी से पहले मैंने आपको बताया था नीम के बारे में। ये क्या है? एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसमें। एंटीबैक्टीरिया और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था बबूल के बारे में। और बबूल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके पत्ते जो हैं आई सोर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उससे पहले मैंने आपको बताया था अर्जुन के बारे में। अर्जुन भी एक पेड़ है। और इस पेड़ से क्या होता है? इसके जो लीव्स हैं जो क्योर करते हैं। अगर ईयर एच हो, हमारे कानों में दर्द हो, जब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तो ये इससे ठीक होता है। और मैंने आपको बताया था जामुन के बारे में। और जामुन क्या है? जामुन के इसके जूस से क्या होता है? इसके जूस से अगर किसी को डायरेक्टिक बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रोनाउंस करने में, लेकिन जिसको अगर गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो, या जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो, तो जामुन जो है ये हेल्प करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सर्पागंधा के बारे में। और सर्पागंधा क्या करता है? सर्पागंधा जिसकी लीव्स हैं, ये ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं और ये इंडिया में ही पाया जाता है। मैंने जी आपको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया था। मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, ये तमाम बातें मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अभी देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था इंसान लालची है. Human beings are greedy and selfish, and they can go to any extent for their selfish purpose. और कुछ भी गेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कानून लाए हैं, अच्छे कानून लाए हैं, लॉज लाए हैं. और इसलिए उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को क्या किया है, उनको कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, वर्ल्ड सेंचुरीज बनाई है, नेशनल पार्क बनाए हैं. वो क्यों बनाए हैं? वो इसीलिए बनाए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को बचाया जा सके, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वर्ल्ड सेंचुरीज और नेशनल पार्क ये बनाई हुई है. अभी मैं बताऊंगा आपको इनके बारे में. जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वर्ल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क ये बनाए हुए हैं ताकि हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकें, हम नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकें. अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी के बारे में बताऊंगा. लेकिन मैं बताऊंगा नेशनल पार्क कौन सा कहां पे है. हम देखेंगे डैची-गैम नेशनल पार्क के बारे में. अब डैची-गैम नेशनल पार्क कहां है? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरीज ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को बचा सकें. अब नेशनल पार्क में डैची-गैम आता है तो डैची-गैम कहां पे है? जे-एंड-के में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डैची-गैम है और ये कश्मीर डिवीजन में है. उसके बाद दूसरे नंबर पे राजा जी आता है. और राजा जी कहां पे है? ये यूके में है, उत्तराखंड में है. कॉवर्ट नेशनल पार्क कहां पे आएगा? ये भी उत्तराखंड में है. कोलाइडो नेशनल पार्क और रणथंभौर ये दोनों राजस्थान में आते हैं. कन्हा जो है, कन्हा के साथ में दूसरा वाला क्या है, मैं अभी दिखाता हूं आपको थोड़ा सा. टेडोबा ये एमपी में है. अगर हम सिमलीपाल की बात करें तो ये उड़ीसा में है. और सिमलीपाल के साथ साथ में हम देखेंगे मधुमलाई के बारे में. मधुमलाई तमिलनाडु में है. बांडीपुर जो है नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है. और इसके साथ साथ में ये संजय गांधी जो है ये महाराष्ट्र में है. और हाँ, इसी के साथ में ही ये नेशनल पार्क हमने ख़त्म कर दिए. इसके साथ में ये दो है, एक मानस है और दूसरे नंबर पे काजीरंगा है. ये दो नेशनल पार्क हैं, मानस और काजीरंगा. ये आसाम में है, मानस नेशनल पार्क. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड सेंचुरीज के बारे में. और वर्ल्ड सेंचुरीज के बारे में अब ये देखिए, रंगन थीटू कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये भी एक वर्ल्ड सेंचुरी है. इसके बाद वर्ल्ड सेंचुरी है हमारे पास इस मैप पे हमें यही नजर आ रही है. अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो उसमें हमें मधुमलाई नजर आएगी और एटर्नग्राम एक जे है, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है. पोचाराम है, कावल है, चंदका दमपारा है, चंद्रा प्रभा है और ये जहाँ पे सिरिस्का भी बताया हुआ है, सिरिस्का, ये तमाम जो
जो वर्ड सेंचुरीज सॉरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसके अलावा और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? अब बायोस्फीयर रिजर्व्स वो एरियाज होते हैं टेरिस्टेरियल जो कोस्टल इकोसिस्टम्स जो क्या प्रमोट करते हैं, कंजर्व क्या क्या कंजर्व करते हैं, जो कंजर्व करते हैं, जो प्रमोट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को विद इट्स सस्टेनेबल यूज, और they are internationally recognized, nominated by national governments and remain under sovereign jurisdictions of the states where they are located। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इनको रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुए होते हैं और लेकिन किसकी ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं? जिसकी कंट्री हो, जिस कंट्री में हो उसी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये टेरिस्टेरियल जो कोस्टल इकोसिस्टम्स होते हैं, ये इकोसिस्टम्स होते हैं जो क्या प्रमोट करते हैं और क्या कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है। तो इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। मैं स्टार्ट करूंगा और मैं आपको अभी बताऊंगा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंदा देवी की। नंदा देवी इधर है, हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है कंचनजुगा, जहां पे अरुणाचल प्रदेश में है दियांग दिवांग नाम से, असम में है मानस डिब्रू सखोवा, असम में मानस और डिब्रू सखोवा जहां पे 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और मेघालय में है जहां पे नोकरेक, एक मेघालय में बायोस्फीयर रिजर्व है। अचानकमर अमरकंटक जे एमपी में, अचानकमर अमरकंटक जे एमपी में क्या है, जे एक बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी भी एमपी में बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपल जे उड़ीसा में बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार जहां एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी और अगस्त्यमलाई जे तमिलनाडु में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो मैंने आपको बताया इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और किसकी ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं? जिस कंट्रीज में हूँ, जिस स्टेट में हूँ, जो उसी की ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में मैक्सिमम पोर्शन इसका बता दिया है। इसके बाद इसका एक ही लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल कंसेप्ट्स बताऊंगा, थोड़ा सा डेटा बताऊंगा कि हमारे कौन सी प्लांट्स की स्पीसीज कितनी है, एनिमल्स की स्पीसीज कितनी है, फिशेस वगैरह की और स्पीशीज कितनी है। थोड़ा सा मैं आपको फैक्चुअल डेटा बताऊंगा और ये अगले लेक्चर में ये पूरा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है। सबसे पहले तो मैं इसी मैप पे आया था और जहाँ भी मैंने आपको बताया है, मैंने आपको जो बोला था वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पूरे इंडिया में एक जैसी नहीं है। ये क्लाइमेट जो है ये रोल प्ले करता है। क्लाइमेट में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, फोटो पीरियड ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। और मैंने आपको जो वाला एरिया बताया था, इससे नीचे वाला और इससे ऊपर वाला ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा पड़ती है। और फिर मैंने आपको जो भी बताया था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स बताया था, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूज बताया था, एवरग्रीन बताया था और डेसिड्यूज के बारे में और भी बोला था, माउंटेन फॉरेस्ट्स के बारे में बोला था और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के बारे में बताया था।
और मैंने आपको ये भी बोला था अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स लगेंगे। और मैंने आपको बारिश के हिसाब से भी बताया था कि कितनी सेंटीमीटर बारिश होगी तो कौन सा फॉरेस्ट्स लगेगा। और डेजर्ट में मैंने आपको बोला था अगर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो तो जहाँ पे प्लांटेशन होती है, जो कैक्टस वगैरह की प्लांटेशन होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बोला था कि ये नेचुरल वेजिटेशन है, और जहाँ पे क्योंकि ये मैंने जहाँ किसी ने नहीं लगाया, ह्यूमन बींग्स ने नहीं लगाया, ये नेचर की तरफ से है। और साथ में मैंने आपको बताया था ये वाइल्ड लाइफ जो है, ये वर्ड्स वगैरह जो है, ये प्लांट्स वगैरह जो है, इसके बारे में बोला था। इसके बाद मैंने आपको लैंड के बारे में बोला था। इस सारी की सारी को हम लैंड बोलते हैं, लेकिन जब हम साइल की बात करते हैं तो स्पेशली हम फिर साइल के बारे में बात करते हैं कि कौन सी टाइप की साइल है, ब्लैक है, अलूवियल है या दूसरी है। ये तमाम तरह की जो साइल्स हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला है, उसके बाद मैंने आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के बारे में बोला है। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स क्या होता है, और जी आप ऐसे मान लीजिए जो प्रेसिपिटेशन होती है उसके लिए जी पिक्चर मैंने सेट की हुई थी। और इस मैप पे मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पिछले वाले मैप में बता दिया। ये कैक्टस के पेड़ हैं, ये फॉरेस्ट्स मैंने आपको बताया था जहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर रेन पड़ती है, इस तरह के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं। और मैंने बोला था ये माउंटेन्स फॉरेस्ट्स है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, और ये कोन शेप में होते हैं ताकि बर्फ़ अगर इनके ऊपर गिरेगी पड़ेगी वो नीचे गिर जाएगी जल्दी। और साथ में मैंने आपको बताया था मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में कि ये तमाम तरह की जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये किस तरह से हमें हेल्प करते हैं और इनका क्या फ़ायदा है। मैंने सर्पागंधा के बारे में बोला था, मैंने जामुन के बारे में बताया आपको, मैंने अर्जुना के बारे में बताया था, ये अर्जुना आ गया। बबूल के बारे में बोला, नीम के बारे में बोला मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था तुलसी के बारे में। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर ये चीज़ मैं कल बताऊंगा कि इंडिया में कितनी स्पीशीज़ हैं, वर्ल्ड की कितने % इंडिया में स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूंगा। और ये लेक्चर्स ये सिर्फ नॉर्मल एग्ज़ाम्स के लिए ही यूज़फुल नहीं है, अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यूज़फुल है। और मैंने कोशिश की है कि बेसिक कंसेप्ट्स को मैं अच्छे से बता पाऊँ और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, मेरा जहाँ पे यही मकसद है। तो मैं आज का लेक्चर जहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।